Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 10 of Internal Trade. In last session, we completed internet marketing and the telemarketing. Before that, AVMs were there, that all three were the part of the other methods of selling. Also, we discussed the shops, the list shop, right? That was departmental store, franchises, chain stores, right? Supermarket and shopping mall, and before that the mobile shops. तो ये सब मिला के आपको ये तो मालूम पड़ गया कि रिटेल ट्रेड कैसे होता है, हाउ द ट्रेडर्स आर सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिटेल. वो एक तरीका नहीं है, उसके लिए अलग अलग कोई भी एक तरीका आप यूज़ कर लो. यू कैन स्टार्ट एनी टाइप ऑफ द बिजनेस एंड देन आफ्टर यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द शॉप्स, राइट. तो ये हमने देखा, यहाँ पर कई ऐसे भी पॉइंट हमने देखे. मे बी इट विल इंक्रीज द कस्टमर्स चॉइस, right? Maybe it will increase the customers interest by giving the advertisement, by giving the discounts, gifts, etc. right? कई चीज़ क्वांटिटी में परचेज करो तो विल गेट द बेनिफिट. ये सब आपको एक्सपीरियंस होगा है, पर्सनली भी आपने सब कुछ विजिट किया है, तो यू नो दैट वन कैसे ये शॉपिंग मॉल होते हैं. मैंने भी वो डिफरेंस भी आपको बताया कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या है, जिसको आप मॉल बोलते हो, एक्चुअली वो मॉल नहीं है, राइट. वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है. चेन स्टोर किसे कहा जाता है, राइट. कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंचाइजीज होती है, इसको आप चेन स्टोर समझ लेते हो, राइट. तो ये सब अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बात है, उसको आपने ठीक तरीके से पढ़ा, सुना और मैंने भी समझा है. अब आगे बढ़ते हैं. सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द ट्रेड. अकाउंटेंसी में जैसे आपने 46 टर्मिनोलॉजी सीखी है, यहाँ ट्रेड की भी थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी है, ये कॉमन है, राइट. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. कैश ऑन डिलीवरी, वेरी कॉमन. COD सभी के लिए अब तो ये कॉमन हो गया है. जो जानता नहीं था वो भी अब जान चुका है कि COD क्या है, राइट. तो कैश ऑन डिलीवरी क्या है? पेमेंट ऑफ कैश टू प्रोड्यूसर और सेलर व्हेन गुड्स आर डिलीवर to the customer is called COD, cash on delivery. So whenever the seller or producer is selling the goods by any of the way, right, mostly the way are maybe telephonic, right, television or internet marketing. now it is to the apps. तो ये सब की तरफ से जो भी आप परचेस करते हो उसके लिए वॉट एवर द पेमेंट इज डन बाय द कस्टमर्स टू द प्रोड्यूसर्स और राइट द सेलर, देन इट इज नोन एज द कैश ऑन डिलीवरी, राइट. और इसे कैश ऑन डिलीवरी कहने का यही रीज़न है कि कस्टमर जब रिसीव करता है, व्हेन द कस्टमर इज रिसीव्स द पर्टिकुलर गुड्स और प्रोडक्ट एट होम और वॉट एवर द एड्रेस इज गिवन बाय हिम ऑन द पर्टिकुलर ऐप और वॉट एवर द ऑन वेबसाइट, ऑन दैट एड्रेस व्हेन he or she will receive, then whatever the payment is done, that is called कैश ऑन डिलीवरी. तो आप पहले गुड्स की डिलीवरी लेते हो, उसके बाद पेमेंट करते हो, लेकिन आप उसको ओपन नहीं कर सकते हो. कई कंपनीज के ऐसे रूल्स है, आप पेमेंट करो उसके बाद ही आप उसको ओपन करो. तो आप पेमेंट करोगे उसके बाद ही वो आपको प्रोडक्ट देगा. बट समटाइम्स इट हैपन्स के मे बी प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड एज पर नॉट योर ऑर्डर. कई बार गुड्स में प्रॉब्लम होता है, तो जो आपको देने आए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट. रिस्पॉन्सिबल कंपनी है जिसने भेजा है. खामा का वो जो देने आया हुआ था उसको हम ब्लेम करते हैं, राइट. इसीलिए ये कंपनी की पॉलिसीज होती है. दे आर द पर्टिकुलर कुरियर सर्विस प्रोवाइडर, दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडर ऑफ द डिफरेंट ऑफ द गुड्स टू यू, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू यू. सो कैश ऑन डिलीवरी. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज FOB. ये शायद आपने नहीं सुना होगा, देख लीजिए. दैट इज फ्री ऑन बोर्ड. द एक्सपोर्टर बेयर्स द एक्सपेंसिस टिल द गुड्स रीच टू द इम्पोर्टेंट स्पॉट इज कॉल्ड फ्री ऑन बोर्ड. ये FOB मोस्टली मेरे या आपकी तरह के जो भी क्लाइंट है उसके लिए नहीं है, ये इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के लिए, राइट. और ख़ास करके एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर है ना, वो जो भी एक्सपेंसेस हो गए जब तक ये गुड्स इम्पोर्टर के पास नहीं पहुंचाता. तो कीप इन माइंड द थिंग्स वंस अगेन. द एक्सपोर्टर बियर्स द एक्सपेंस टिल द गुड्स रीच टू द इम्पोर्टेंट स्पॉट, दैट इज कॉल्ड FOB, फ्री ऑन बोर्ड, राइट. यानी कि फ्रॉम इंडिया, right, I am selling the mobile phones and exporting the mobile phones to the Sri Lanka, right. So श्रीलंका पहुंचने तक, श्रीलंका पोर्ट, जो भी पोर्ट है, कोलंबो में पोर्ट है, वहाँ जो हमारा गुड्स पहुंचेगा, उतरेगा, तब तक जो भी प्रॉब्लम हुआ गुड्स में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, यानी इंडियन एक्सपोर्टर की है. उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी इम्पोर्टर की, दैट इज श्रीलंका. तो ये क्या है? फ्री ऑन बोर्ड. तो ये एक्सपोर्टर जनरली बेयर करता है, एक्सपेंसिस है. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन, हियर इट इज cost, insurance and freight, CIF. Maybe it is there in some of the bills. So when invoice includes the cost of goods, insurance and freight is called CIF invoice. Mostly it is for the
particular purchaser, those who are purchasing the goods in quantity directly from the producer or wholesaler. तो ये उसके ऊपर CIF, और CIF कहीं ना कहीं तरह गुड्स के रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो देख लो, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, राइट। तो जब भी कोई बिल बनता है, जब भी इनवॉइस, अकाउंटेंसी में आप देख चुके हो, राइट, इन द पर्टिकुलर परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक इनवॉइसेस होते हैं, इट इज़ ऑन द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। एंड ऑल्सो जब आप गुड्स क्रेडिट पर परचेज करते हो, यू हैव टू पे द टैक्सेस एंड अदर थिंग्स, राइट, यू हैव टू पे द अमाउंट। उसके पहले जो भी अमाउंट आप पे नहीं करते हो उसके ऊपर ये लगता है, तभी उसको बिल नहीं बोलते, उसको इनवॉइसेस बोलते हैं, राइट। तो इनवॉइस इंक्लूड्स ऑल दिस थिंग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस भी उसके पीछे होता है, और फ्रेट यानी वन टाइप ऑफ दी, हम उसको रेंट बोलते हैं, जब कोई एक पर्टिकुलर घर के लिए यूज़ होता है, जब हम लेते हैं लैंडलॉर्ड को देते हैं। जब हम किसी ट्रैवलिंग किया, किसी पर्टिकुलरली फ्लाइट से जा रहे हैं, तो उसके पीछे जो एक्सपेंस लगता है उसको फ्रेट बोलते हैं, यानी भाड़ा एक टाइप का। लास्ट वन है एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, ENOE, ये तो 100% आपने देखा होगा किसी ना किसी बिल के ऊपर राइट हैंड साइड ऊपर लिखा हुआ होता है, कई बार बिल खत्म होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड ऊपर बिल के नीचे भी लिखा होता है, मोस्टली इट इज़ in the corner of the both side, left down side. So let's see what is this ENOE. Generally errors and omissions accepted are mentioned in invoice, which means any accounting or calculating mistakes are acceptable to the issuer of the receipt. So the person who is issuing the receipt, he is responsible of the any type of the accounting mistakes. ऐसा नहीं है कि वो 100% श्योर होगा, कई बार कैलकुलेशन में बिल की अमाउंट में नाउडेज GST है, तो GST कई बार प्लस माइनस हो जाता है, 9% होता है, 9 + 9 18 लगाना होता है, मे बी वो 28 भी लगा देता है, कई बार 12 भी लग जाता है, 6 + 6, राइट। जो गुड्स एक से ज़्यादा बेचते हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मोस्टली नाउडेज कंप्यूटर्स के थ्रू होता है, तो मिस्टेक्स नहीं होता है, लेकिन कई बार कंप्यूटर चलाने वाला इंसान है, ह्यूमन बीइंग, मे बी ही और शी मेड मिस्टेक, तो ये हो सकता है। तो पहले से वो ये लिख देते कि हमारी मिस्टेक, क्योंकि बनाया उन्होंने, प्रॉब्लम उनकी तरफ से, बिल में जो लिखा है उसकी भूल है, तो वो पर्टिकुलर इश्यूअर का मिस्टेक बोला जाता है, तो उसको मेंशन एडवांस में किया जाता है। यानी कोई भी मिस्टेक्स होती है तो उसको शायद सुधारने का मौका मिले, दैट्स वाई ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी ट्रेड में लगती है। तो ये 4 टर्मिनोलॉजी याद रखिए, पहला था COD, उसके बाद FOB, उसके बाद CIF एंड लास्ट ENOE है। देखना कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। सो दैट इज द थिंग रिलेटेड टू दिस टर्मिनोलॉजी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर्स। सेकंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज दैट डिफरेंस है डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर्स के बीच में। मैंने बोला था कि ये डिफरेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस हमने उस टाइम में भी डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर बोथ? डिपार्टमेंटल स्टोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सप्लाई ऑल टाइप्स ऑफ द गुड्स टू कस्टमर्स एट द सेम प्लेस। कस्टमर्स को, सभी कस्टमर्स जो भी है उनको सभी टाइप के गुड्स उनको प्रोवाइड करना है, राइट, एक ही जगह से, दैट इज डिपार्टमेंटल स्टोर। लेकिन चेन स्टोर टू सप्लाई गुड्स बाय रीचिंग नियर द कस्टमर्स एट वेरियस प्लेसेस। तो यहाँ पर प्लेस एक ही है, सब गुड्स मिलेंगे। यहाँ पर चेन स्टोर्स में क्या है, दे आर ऑल्सो सप्लाइंग द गुड्स, समटाइम्स डिफरेंट ऑफ द गुड्स आर ऑल्सो अवेलेबल देन, बट दे आर रीचिंग नियर द कस्टमर्स। कस्टमर के पास बहुत नज़दीक जाते हैं वो लोग, कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन होता है वहाँ, जिसका एरिया होता है, मार्केट बड़ा होता है, वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं और वेरियस प्लेसेस पर जाते हैं। देन गुड्स शायद एक से ज़्यादा ना हो, कई बार ऐसा होता है कि गुड्स की क्वान्टिटी मीन्स गुड्स जो है उसकी चॉइस आपको नहीं मिलती है। नाउ नेक्स्ट वन, सेकंड वन, मेथड ऑफ सेल्स। कैसी मेथड होती है इन दोनों में? लेट्स लुक आफ्टर डिपार्टमेंटल स्टोर। सेल्स ऑफ गुड्स एट द सेम प्लेस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ एक ऐसा कंस्ट्रक्शन किया होता है, अरेंजमेंट लेआउट ऐसा होता है कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग गुड्स मिल जाएंगे। लेकिन चेन स्टोर में सेल्स एट डिफरेंट प्लेसेस थ्रू ब्रांचेस, तो यहाँ आपको अलग अलग ब्रांचेस मिलेगी। क्या कि देख लो, ये कोई एक जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ सब कुछ आपको मिल जाए। चेन स्टोर्स में, चेन स्टोर्स ट्रेडमार्क वाला है, वहाँ डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग चीज़ नहीं मिलेगी। डिफरेंट प्लेसेस पर ओनली 2 or 3 थिंग्स आर अवेलेबल, यानी कि अलग अलग प्लेसेस पे ये जो है वो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं देगा, ये सिर्फ एक प्लेस पर अलग अलग चीज़ देगा, लेकिन ये अलग अलग प्लेसेस पर एक चीज़ देगी। तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला लगेगा आपको, लेकिन इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और हमने इसका थियरी भी देख चुके हैं। थर्ड वन, रिस्क फैक्टर क्या है? ग्रेटर रिस्क एज द सेल्स एक्टिविटी इज एट द सेम प्लेस। सभी एक्टिविटी एक ही जगह से होती है, डिपार्टमेंट एक ही है, प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा है, कई प्रोडक्ट्स होती है, तो रिस्क फैक्टर इज़ हाई। कीप इन माइंड द रिस्क इज़ देयर हियर। हाँ, सेलिंग का रिस्क रहता है, उनको सेल करना ही पड़ता है। कंपैरेटिव रिस्क इज़ लेस एज द सेल्स एक्टिविटी एज अ डिफरेंट प्लेसेस बाय ब्रांचेस।
तो एक ही जगह से सब कुछ नहीं होता है चेन स्टोर्स में मोस्टली, तो रिस्क फैक्टर है लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर से कम है। रिस्क है तो यू नो दैट वन, लेकिन ये याद रखो कि विदाउट रिस्क बिजनेस इज नथिंग। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो रिस्क तो है लेकिन लेवल उसका माइनस रहता है, प्लस माइनस रहता है। नेक्स्ट वन, सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स इज आइदर ऑन कैश बेसिस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम, राइट। मोस्टली अब तो सब कैश के बेसिस पर हो गया, लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है, मोबाइल फ़ोन्स, राइट, लैपटॉप, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, उस पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम होती है, राइट। और कई बार ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, वो आपको फैसिलिटीज़ देते हैं, तो ये कैश और इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर होता है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली ऑन कैश। तो सेल ऑफ गुड्स इज़ ऑन कैश, यानी ये ट्रेडमार्क है, तो आपके पास वो उनसे आप शायद वो टाइप की वो पॉलिसी रखेंगे कि आपको गुड्स तो मिल जाएगी, लेकिन पेमेंट तो आपको उसी तरह ऑन द स्पॉट देना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, अपॉर्चुनिटी of selections for the customers. In departmental store it is there, right, but in chain store not available. Let's see how. Opportunities इसमें कौन सी है, क्या क्या है डिपार्टमेंटल स्टोर में। wider opportunity of selection to customers as many types of the products are sold in departmental stores, यानी अलग अलग स्टोर्स की शायद सभी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी, तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द गुड्स इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम प्लेस, तो यू विल गेट द वाइडर अपॉर्चुनिटी। बट चेन स्टोर्स लेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ सिलेक्शन, यू विल गेट द सिलेक्शन हियर, दैट मीन्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर, बट यू विल नॉट गेट द सिलेक्शन हियर इन द चेन स्टोर। लेस अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन एज लिमिटेड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम क्लास आर सोल्ड इन द चेन स्टोर, यानी यहाँ आइडेंटिकल प्रोडक्ट है लेकिन उसका जो भी क्लास है वो वेरी लेस, यानी कि यू विल गेट द बेटर प्रोडक्ट, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, but prices may be high, low, but you will not get the benefit of that particular selection. So it is very easy to remember. How to remember? Keep in mind the points. मैंने पहले भी बोला था कि you are not writing down the points in the particular examination, to write down the point of difference whenever the examination is there or the question is there in the examination. Let's start and conclude the particular chapter with the last difference, that is the difference between retailer and wholesaler. Here it is. Difference between retailer and wholesaler, that is distinguish, right. Point of difference is there, पहले retailer है, wholesaler है, एग्जाम में याद रखना, यहाँ तो चलेगा लेकिन बोर्ड में मोस्टली ट्विस्ट करके पूछते हैं, पहले wholesaler आ जाएगा, retailer, यानी 12 की बात है, जब आओ तब उसमें जो भी पॉइंट आएगा उसमें याद रखना। लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट वन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यू नो दैट वन, रिटेल में कम रहेगा, लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस, यानी कि व्हेन यू वांट टू स्टार्ट एनी टाइप ऑफ रिटेल बिजनेस द कैपिटल इज रिक्वायर्ड लेस। होलसेल, more capital investment is required for business because you have to keep the goods in quantity, because anytime the retailer will demand, so you have to give in quantity, right. So wholesaler का capital investment ज़्यादा है retailers से। Purchase sell कैसे होता है? Purchase the good in small और लार्ज क्वांटिटी, डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, वो लार्ज और स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करेगा एंड सेल्स टू द कस्टमर इन रिटेल एज पर द रिक्वायरमेंट। तो हमने जो भी रिटेल टाइप्स के अलग अलग देखे उसके हिसाब से वो सेल करेगा, लेकिन मोस्टली ये बिजनेस अब ऐसे हो गए कि वहाँ भी क्वांटिटी में परचेस होता है, लेकिन एज पर द नॉलेज, एज पर द पर्टिकुलर सिलेबस, जो भी कीपिंग स्मॉल एंड लार्ज क्वांटिटी का वो परचेस करेंगे और सेल कस्टमर की डिमांड के हिसाब से होगा, यानी वो क्वांटिटी में शायद ना भी हो। होलसेल, उनको तो परचेस जो करना है वो लार्ज क्वांटिटी में ही करना है, राइट, एंड देन आफ्टर सेल्स द गुड इन स्मॉल क्वांटिटी टू रिटेलर। तो ये लोग लार्ज में परचेस करेंगे, स्मॉल में रिटेलर को सेल करेंगे। रिटेलर लार्ज और स्मॉल में दोनों शायद परचेस कर सके और ओनली एंड ओनली रिटेल में उनको कस्टमर को सेल करना है। तो परचेस सेल इज़ मोस्टली रिटेल ट्रेड में कम है, राइट। अभी के हिसाब से देखो तो सिंपली वो क्वांटिटी भर देते हैं क्योंकि प्राइस का कोई ठिकाना नहीं है, यानी स्मॉल और लार्ज, यहाँ पर वो लार्ज में ही होता है। सेलिंग रिटेल में कम होता है, यहाँ भी कम होता है, यानी दोनों में सेलिंग जो होता है वो रिटेलर और पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से होता है। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कैसे ये हम तक पहुँचता है, कस्टमर तक और यहाँ रिटेलर तक। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कस्टमर एंड होलसेलर, तो जो रिटेल ट्रेड है, राइट, इसको इग्नोर करना, रिटेल ट्रेड है वो क्या है, कस्टमर और होलसेलर के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है, और यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक कौन है, होलसेल ट्रेड बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। सो सिंपल थिंग, रिटेलर हो सकते हैं जो हमेशा किसी ना किसी तरह कस्टमर को भी गुड्स प्रोवाइड करते हैं और उनकी जो कंप्लेन है होलसेलर तक पहुंचाते हैं और प्रोड्यूसर तक भी पहुंचाते हैं, वो हमने सर्विसेज में देखा है। लेकिन ये होलसेलर है, ये लिंक है रिटेलर यानी इन और पर्टिकुलरली प्रोड्यूसर के बीच, यानी कि रिटेलर की जो भी इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने ली है वो होलसेलर रिटेलर से लेकर प्रोड्यूसर तक पहुँचाएगा, दैट इज द थिंग। तो लिंक इज देयर। नेक्स्ट वन, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट।
sells various product of many producers or wholesalers. I also already gave the examination related examples, right? And in examination this type of the question will be there, right? कि एग्जाम्पल तो हम नहीं पूछते, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक मार्क में शायद आ सके कि ये कौन सी प्रोडक्ट बेच सकते हैं. तो ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट कई बेच सकते हैं रिटेल ट्रेड, राइट. बिस्किट्स का एग्जांपल हमने लिया था, ब्रिटानिया, पार्ले जी, राइट, सन फीस्ट, ये सभी के बिस्किट्स आते हैं मार्केट में. विंसर है, राइट, ड्यूक्स है, सभी के अलग अलग बिस्किट्स होते हैं. तो इन सभी का प्रोडक्ट जो भी होता है वो रिटेल ट्रेड को बेचना पड़ता है. लेकिन होलसेलर ही सेल्स द वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ द लिमिटेड प्रोडक्ट, तो उसको भी प्रोडक्ट्स तो बेचना ही है, लेकिन उसकी जो भी प्रोड्यूसर्स की जो भी लिस्ट होगी वो कम होगी, लेकिन यहाँ पर इनके पास जो होलसेलर की लिस्ट होगी वो ज़्यादा होगी. सो दैट इज़ द थिंग, कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन दैट. दोनों के पास से कुछ ना कुछ मिलेगा और दे विल प्रोवाइड थ्रू द प्रोड्यूसर्स. लास्टली नंबर ऑफ द ट्रेडर्स. कंपेरेटिवली रिटेलर्स आर मोर इन नंबर, ये क्वांटिटी में होते हैं, हर जगह दिखते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली होलसेलर्स आर लेस इन मार्केट. द रीज़न इज़ द पर्टिकुलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ्टी, राइट, रिस्क तो सभी में है, सेफ्टी करना चाहते हैं. तो रिटेल बिजनेस सब खोलेंगे, उसमें रिस्क थोड़ा कम है, होलसेल में ज़्यादा है. तो मे बी पीपल और द एंटरप्रेन्योर्स विल नॉट एंटर इजीली. कई बार ऐसा होता है कि दे वांट टू डू द बिजनेस बट बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑफ दिस कैपिटल दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन बिग क्वांटिटी, दैट्स वाई दे आर नॉट होलसेलर. सो आज हमने देखा 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रेड, फिर देखा डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी लास्ट देखा जो डिस्टिंग्विश और डिफरेंस बिटवीन रिटेलर एंड होलसेलर. सो कीप इन माइंड द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हियर. द एंड इज देयर ऑफ द चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड. फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 10 दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड. उसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की है. इट विल बी देयर इन 12th ऑल्सो. तो यहाँ पर आप सीख लो तो 12th में आपके लिए ईजी हो जाएगा. कैसे इम्पोर्ट होता है गुड्स, कैसे हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी एक प्रोसीजर है. इंटरनेशनल बिजनेस आपको मालूम है, उसके थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन है वो देंगे, और उसके बाद हम बढ़ेंगे सब ऑफ द जोन्स, राइट. लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से चलो, जब आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन द एक्सरसाइज एज पर द आवर पॉलिसी, ये लिखना ही पड़ेगा, राइट. रीज़न इज़ देयर कि यू हैव टू मेक योर सेल्फ रेडी फॉर द 12th, इसीलिए यहाँ से ही लिखना शुरू कर दो तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. और लिखना तो है ही, इट इज़ कंपलसरी टू राइट डाउन. हाँ, हर रोज़ के जो नोट्स होते हैं, राइट, उसमें उसका क्वेश्चन लिख दो, चलेगा, राइट, लेकिन क्वेश्चन पूरा होना चाहिए, नॉट ओनली द पॉइंट्स आर देयर. जैसे कि आज है टर्मिनोलॉजी है तो 4 पॉइंट है, तो सिर्फ पॉइंट मत लिख दो, राइट. यू हैव टू राइट डाउन द इन्फॉर्मेशन फॉर दैट वन. डिफरेंस है तो उसके पॉइंट मत लिखो, यू हैव टू राइट डाउन होल इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस ये मत लिखो, सिर्फ ये सब कुछ लिखना है. सो राइट डाउन द एक्सरसाइज बिकॉज चैप्टर कंप्लीट हो गए. You have 2 or 3 days. Then after in economics, right, you will get also the chapter number 11 related points. तो ये सब हो जाएगा, तो सब साथ ना हो इसलिए लिखते रहो. So from next I will start the chapter 10. Thank you.